हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में फटाफट से देखते हैं कौन सी न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखो, नोबेल प्राइज़ वाला जो आर्टिकल है ना, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। कौन सा? एमआरएनए पे डिस्कशन हुआ था। ये नोबेल प्राइज़ 2023 का मिला था फॉर दिस इन फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी या मेडिसिन। लेकिन अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन बच गया है। इन दोनों को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखो, फिजिक्स वाला हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ये एटो सेकेंड क्या होता है। एटो सेकेंड एक टाइम यूनिट है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ लाइट पल्सेस जो इन्होंने सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर या जिसको हम लोग ल्यूरेट बोलते हैं, इन लोगों ने निकाले हैं। तो उसके पीछे का साइंस क्या है, इससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे क्वांटम डॉट की। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली ना देखो, कंफ्यूजिंग कहाँ पर आता है कि एटो सेकेंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन वगैरह के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यूजुअली में लगता है यार ये इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ मिलेगा, केमिस्ट्री के अंदर में। और क्वांटम फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, वो फिजिक्स का पार्ट है। तो यूजुअली हम लोग को वहाँ से भी समझ में आता है कि अरे ये तो फिजिक्स वाला नोबेल प्राइज़ है। तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना, बट स्टिल ईजिली समझ जाओगे आप लोग जब हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपके लिए ना एक मैं मज़ेदार आर्टिकल भी लेके आया हूँ। आप लोग भी सुनोगे तो कहोगे कि अरे ऐसा भी होता है। कुछ लोग को शायद पता भी होगा, बट आपको पता है कि हम लोग को अभी क्या क्या टेस्ट पता चलता है। हम लोग को पता चलता है स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर। ऐसे बचपन में पढ़ा होगा ना कि ये टंग होता है, यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर हमारे शेप्स होते हैं और यहाँ पर ऐसे कुछ होता है। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, ये टेस्ट बर्ड्स अभी तक कितने डील कर रहे थे? 4। एक नया आ गया है, मतलब नया पहले से ही आया हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं यूमामी। ये टेस्ट किया है क्या आप लोगों ने कभी? और इनफैक्ट अभी तो साइंटिस्ट 6th टेस्ट के लिए भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं उस पर। लेकिन 5वां टेस्ट आ चुका है। आप लोगों ने टेस्ट किया है कभी इसको? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रा सा ये बता दो कि कितने लोगों को उमामी के बारे में पता था। और दूसरा, उमामी का बहुत ही एक बेसिक चीज़ है, लगभग सब लोग खाते हैं। वैसे तो यूजुअली जो भी हम लोग चाउमीन, नूडल्स ये सब खाते हैं ना, उसमें ये वाला फ्लेवर होता है। और उमामी तो ऐसा भी फ्लेवर मैंने पढ़ा अभी कि इसके ऐसा भी होता है कि ज़्यादा अगर ये खा लिया ना, तो हम लोग को सॉल्टी चीज़ें पसंद आना बंद हो जाएंगी। मुझे लगा है ज़िंदगी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से चल रही है। स्वीट्स का जैसे हम लोग नाम लेते हैं तो हम लोग को चीनी याद आता है ना, शुगर याद आता है। इस तरीके से उमामी का जब नाम लेते हैं तो हम लोग को एक ऐसा सब्सटेंस याद आता है जो कि मतलब केमिकल कंपाउंड्स हैं एक्चुअल में। ये सब इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मतलब ये बस एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ना और बताना कि कितने लोगों ने अभी तक उमामी टेस्ट किया है या फिर इनको पता भी है। ठीक है, चलो अब अपने नोबेल प्राइज़ वाले आर्टिकल पर चलते हैं। फिज़िक्स पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ये आर्टिकल अभी आया हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल है, सुंदर सा आर्टिकल है, सब कुछ एक्सप्लेन है इसमें से। बस छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं एक्सप्लेन्ड है इसमें, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना, ये लोग क्या लिख रहे हैं जरा लाइन पढ़ना कि वॉचिंग सुपर फास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जितने स्पीड से चलते हैं हम उनको देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यूजुअली हम लोग किसी भी प्रोसेस को ना समझते कैसे हैं? क्या देख के उनको हम लोग समझ पा रहे हैं भाई कि क्या चल रहा है ये? तो सोचो कि एक बर्ड है, मान लो अगर बर्ड हमिंग बर्ड है, और हमिंग बर्ड 1 सेकेंड में कितनी बार अपने विंग्स फ्लैप करती है पता है आपको? अप्रॉक्सीमेटली 80 टाइम्स। लेकिन हमारे जो आँखें, ह्यूमन आइज़ जो हैं, वो मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम कितने फ्रेम्स 1 सेकेंड में ऑब्जर्व कर सकता है? ये होता है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग FPS भी बोलते हैं। कैमरा वगैरह जो लोग चलाते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग देखोगे तो ये FPS होता है। तो ये 60 फ्रेम पर सेकेंड ही हम देख सकते हैं। हमिंग बर्ड जो है अपने पंख 80 बार फ्लैप कर लेती है। तो इसीलिए हमिंग बर्ड जब भी पंख अपने फ्लैप करती है तो हमें क्लियर नहीं दिखता, धुंधला सा कुछ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। तो इसके लिए इलाज क्या है? तो यहाँ पर एक बात होती है कि इसका इलाज देखो बहुत सिंपल सा है। हम लोग ले आते हैं अपना डिजिटल कैमरा, है ना, कैनन का, ये सब उठाते हैं, और इस डिजिटल कैमरा में मस्त एक काम होता है। ये काम क्या होता है कि इसके अंदर ना एक शटर स्पीड होती है। आप लोगों ने देखा होगा शायद, ऐसे ऐसे करके शटर स्पीड खुलता और बंद होता है। कभी ध्यान दिया है? ये पूरा खुल जाता है और बंद होता है। पुराने ज़माने में एक स्क्वायर शेप का भी होता था, ये नीचे उठ के तुरंत ऊपर चला जाता था।
तो इन सब से क्या समझ में आता है कि शटर स्पीड क्या करती है कि उस छोटे मोमेंट पर लाइट रेस पास कराती है और उसको जो कुछ दिखता है कैप्चर हो जाता है। तो उसके लिए कितना कितना ये लोग कर लेंगे। तो इनकी बात हुई कि भाई ये लोग तो बहुत इजीली अच्छे अच्छे फ्रेम्स पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल के जो अच्छे कैमराज आते हैं, आप लोग स्लो मोशन में सब कुछ देखते हैं ना कि सलमान खान बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं स्लो मोशन में। तो वो सब क्या है, एक्चुअल में तेज मोशन में चलते तो हम तो कुछ और परसीव करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको कि अगर हम लोग स्लो मोशन में देखें तो एकदम से कुछ और ही चीज़ पता चलेगी हमें। अब इस इंसान का मुंह देखो, है ना, ये 40 टाइम्स फास्टर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और इमेजिन कर लेते हैं, लगभग ये 1000 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड है। ये हम लोग जब एक एप्पल को गोली मारते हैं या तरबूज को गोली मारते हैं तो सीधे हम लोग ये सब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, गोली चली, तरबूज बिल्कुल छितरा गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे हमें। ऐसे इमेजेस नहीं देख सकते हो, ये भी बहुत छोटे स्केल्स पर ही है। इसके पंख अब हम फ्लैप होता हुआ देख तो सकते हैं बट अभी भी ब्लर कर रहा है। अगर आप इसको काउंट करने जाओगे ना तो ये काफ़ी तेज एक्चुअल में अभी भी है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इन सब के लिए क्या चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड का कुछ कैमरा चाहिए। इसी को और डिटेल में समझने के लिए ज़रा आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें देखो एक बुलेट को, अब कैमरा इतना बढ़िया आ चुका है यार कि मतलब एक बुलेट को कैसे हम लोग 40,000 या 400,000 FPS पर, 200,000 FPS पर, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं। क्या हम लोग ऐसे अपने नेकेड आई से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते कि कैसे ये अंडा फूट के छितरा रहा है बुलेट से, कुछ भी नहीं मिल पाता हमें। तो अब जरा ये डिफाइन करते हैं कि मान लो एक स्टॉप वॉच अगर हम लोग उठाते हैं तो इस स्टॉप वॉच में लगभग हम लोग 1 सेकंड तक भी काउंट कर सकते हैं, है ना। ये जो फास्टेस्ट कैमरा शटर हम लोग बात कर रहे थे, ये 1/1000 मतलब कि एक बार में 1000 फ्रेम्स कैप्चर करने की कैपेसिटी भी रखते हैं आजकल के जो फास्टेस्ट कैमरा शटर होते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ जो आपके घर में है, जो मोबाइल फ़ोन में आप लोग ले रहे हो, उन सब में एट मैक्स 60 FPS तक ही होता है ना, इसके ऊपर नहीं होता है। अगर बहुत अच्छा कोई फ़ोन वोन ले लिया तो बात अलग है, बट हाँ कैमरा में लगभग हम लोग इतना ही फ्रेम पर सेकंड कैप्चर कर सकते हैं। तो यही वाले शटर की बात कर रहा था मैं, जो इसके अंदर होता है वो खुलता है बंद होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान देना आप लोग कि जैसे जैसे हम लोग एक्चुअल में स्टेबल स्केल में ना, हम लोग चाहते हैं कि आप समझो कि एटो सेकेंड क्या होता है। तो हमने कैमरा की शटर स्पीड देखी, चलो मिली सेकेंड तक समझ गए। कुछ केमिकल रिएक्शंस इतनी जल्दी हो जाते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाते हैं, 10⁻⁻�6 में हो जाते हैं। जो बहुत फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि ये एप्पल के अंदर में M2 चिप आ गया है, तो इन सब की फास्टेस्ट स्पीड जो होती है डेटा ट्रांसमिट करने की, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये नैनो सेकेंड पर भी ये डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मॉलिकुलर लेवल पर जाते हैं तो बहुत सारे एटम्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं पिको सेकेंड टाइम पर ही वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर एक वाइब्रेशन हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने का, तो उसके पीछे कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 1 पिको सेकेंड। तो बहुत बहुत छोटे स्केल पर। फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो फेम्टो सेकेंड्स पर हो जाता है। अभी तक का जो सबसे बढ़िया कैमरा बना था आज तक पूरे दुनिया में, ये समझ रहे थे कि भाई इससे अच्छा कैमरा बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये बस एट मैक्स फेम्टो सेकेंड तक ही कैप्चर कर सकता है। इसके बाद का कुछ भी फेनोमेना होगा तो हमारे लिए वही ब्लर जैसा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है। तो जिस हिसाब से हमिंग बर्ड अपना पंख 80 बार फ्लैप करती है, तब जाके हम लोग 80 फ्रेम्स अगर 1 सेकेंड में कैप्चर करेंगे, तब जाके हमें उसका फ्लैप का बढ़िया पोजीशन दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर आप एटो सेकेंड्स को करते हो, एटो सेकेंड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। मतलब कि शक्तिमान जैसा दिखने वाला ये जो चक्र है, ये बीच में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो पता ही है, हमने हर बार पढ़ा है कि भाई एक एटम क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन ये जो जिस स्पीड से रिवॉल्व करता है, उस एक्शन को कैप्चर करने के लिए हमें कम से कम इतना फ्रेम रेट चाहिए। कितना, बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो जरा इससे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगर हम एक एटो सेकेंड्स की बात कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर हमारा हार्ट बीट 1 सेकेंड में कर रहा है ना, ये जितना गुना ज़्यादा है उतना ही गुना ज़्यादा आप इसको कंपेयर करो कि हमारी पूरे यूनिवर्स की जब से उत्पत्ति हुई होगी, ये जितने जीरो है ना, इसको काउंट कर लेना आप लोग, उस उतना गुना, जब आप 1 सेकेंड को उतना गुना मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके हम लोग पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री का टाइमलाइन समझ लेंगे कि भाई पूरा यूनिवर्स पैदा होकर आज तक जिस स्टेज में पहुंचा है वो सब हो गया।
तो अब हम लोग ये समझ पा रहे होंगे कि भाई ये एटो सेकेंड जो बात कर रहे हैं हम लोग, एटो सेकेंड क्या है? कुछ नहीं, एक टाइम यूनिट है। एटो सेकेंड को हम लोग बोलते हैं कि ये क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड है। कहने कहने की बातें हैं, 10⁻⁻18 ईजी वर्जन है इसका, लेकिन इसको बोल सकते हैं हम लोग क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। कभी आएगा तो पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। अब इसी क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड में हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, और इसी चीज़ की स्टडी की थी इन 3 महान लोगों ने, जिसका नाम है पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस और एन ए एल हुलियर। ये भी हुआ कि अभी एन ए एल हुलियर क्या थी, अपनी क्लास में थी जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था ना, तो क्लास में बढ़िया एकदम पढ़ा रही थी वो अपने क्लास में। किसी स्टूडेंट ने फ़ोटो भी लिया है इनका, तो उनको बीच में से किसी ने बुलाया कि आपको ज़रूरी काम है। बाहर गई, इनको पता चला कि अच्छा इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। वापस इन्होंने क्लास कंटिन्यू कर लिया। तो मतलब ये ऐसे ज़बरदस्त प्रोफेसर्स हैं ना, ये फ्रेंच प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा जो हम लोग 2 और पर्सन्स को देख रहे थे, जिसमें ये पियरी एगोस्टिनी, ये 58 ईयर्स के भी, ये भी फ्रेंच हैं। और ये फेरेंक क्राउस जो है ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, 61 ईयर के आसपास हैं। तो इन सभी लोगों ने एटो सेकेंड्स में लाइट पल्सेस जनरेट करने के लिए नोबेल प्राइज़ अचीव किया है। क्या है जरा पढ़ना यहाँ पर, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, यहाँ पर दैट जनरेट एटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। अब समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स को समझने के लिए, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट्स को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा ये बात। मान लो हम एक ना नॉर्मल कैमरा से समझते हैं इसको, बहुत ईजी समझ में आएगा। हमारे पास भैया एक कैमरा आ गया है ना, मतलब सस्ता सा कैमरा है, सस्ता नहीं है, थोड़ा बढ़िया कैमरा ले लेते हैं, ठीक है। मान लो DSLR है, हाई एंड DSLR है। अब इसका जो शटर स्पीड है ना, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। या तो पहला केस क्या बनता है कि हम शटर स्पीड क्या है कि कितनी तेज़ी से ये शटर खुलता और बंद होता है। तो ओपन और क्लोज ये जितनी तेज होगा, सिर्फ उतनी ही देर बीम ऑफ लाइट बाहर निकलेगी, और हम किसी भी इमेज को बहुत अच्छे एंगल पर, कुछ बहुत अच्छे मतलब क्लैरिटी के साथ कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है, शटर स्पीड को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट शटर स्पीड में यार कुछ तो मोटर लगाओगे, कितना तेज कर लोगे भाई? मतलब इसको आप 1000 मतलब फ्रेम्स पर सेकंड पर सेट कर सकते हो, मतलब 5000 कर सकते हो, लेकिन कितना तेज ले लोगे कि भाई 1/5000 सेकंड में ये खुले बंद हो जाए। तो यहाँ पर ना लिमिटेशंस हैं। नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए तो ये सिस्टम बढ़िया चलता है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर जाना है ना, तो फिर एक और सिस्टम है कि शटर जो है ना वो तो हमेशा ही खुला रहेगा, लेकिन हम लोग इसके अंदर से एक ऐसा लाइट बीम आगे फॉरवर्ड करें जिसका वेवलेंथ ऐसा हो, जैसे मान लो अगर हमें हमिंग बर्ड का 80 फ्लैप्स वाला पर सेकंड का जो स्पीड था उसका 80 FPS पर अगर शूट करना है या फिर उसको देखना है, कैप्चर करना है, तो हम लोग क्या करें कि एक ऐसा लाइट बना दें जिसकी वेवलेंथ 1/80th सेकेंड के बराबर हो, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/80th सेकेंड के आसपास हो। तो ये बस उतने छोटे टाइम के लिए ये आगे जाएगा 1/88 सेकेंड के लिए, और फिर बंद हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये ज़्यादा सही चीज़ है, जिससे कि हम लोग इसको अच्छे से उसका पूरा प्रॉपर्टी एनालाइज कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं एटो सेकेंड पल्सेस बनाने का। अभी तक क्या था, फेम्टो सेकेंड के हिसाब से पल्सेस वगैरह हम लोग जनरेट कर रहे थे, कुछ और बुद्धि लड़ा रहे थे, लेकिन इसके बियॉन्ड फोटोग्राफी करना इम्पॉसिबल सा था। अब इन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एटो सेकेंड लाइट पल्सेस बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है ना, लाइट पल्स एक ऐसी वेवलेंथ का हो, मतलब जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल पल्स हो पाए उसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। ये एक साइकिल है उसका, यहाँ से यहाँ तक उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 10⁻⁻18 सेकेंड। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट और आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है अब, ठीक है। तो बात की शुरुआत ऐसी होती है कि 1988 में ये जो एन.एल. हिलियर हैं, इन्होंने ना एक बीम ऑफ लाइट को नोबल गैस से पास किया, ठीक है। नोबल गैस से जैसे ही इन्होंने पास किया इस बीम ऑफ लाइट को, तो जिस भी वेवलेंथ की ये लाइट थी, इसने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट की, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं ले जाता हूँ, मान लो इस बीम की जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी आप कह लो, फ्रीक्वेंसी चलो कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो थी वो 10 यूनिट्स की थी। तो जो लाइट्स एमिट हुए ना इस नोबल गैस के बाद, तो कोई 40 यूनिट की फ्रीक्वेंसी है, कोई 50 यूनिट की फ्रीक्वेंसी है, कोई 60 यूनिट की फ्रीक्वेंसी, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वाले लाइट एमिट हुए। इन वेव्स को, ये जो वेव्स अलग अलग निकल रहे हैं लाइट्स के, इनको हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये अलग अलग ओवरटोन्स बना रहे हैं, ओवरटोन किसके? ओरिजिनल बीम के, मतलब ओरिजिनल लाइट के ये ओवरटोन्स हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाई हार्मोनिक जनरेशन। मतलब इसमें से कुछ अगर आपको याद नहीं भी होगा ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। हाई हार्मोनिक जनरेशन ये पूरा प्रोसेस का नाम है। तो आपने बचपन में कभी इंटरफेरेंस का नाम सुना है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो लाइट्स लेते हैं, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसे है और दूसरे लाइट की फ्रीक्वेंसी ऐसे है, इनको दोनों को हम लोग टकरा देते हैं और एक रिजल्टेंट हम लोग को लाइट मिलता है। ठीक है, मतलब दो लाइट्स को हम लोग टकरा देते हैं। मतलब क्या है कि इसका पीक जो है इसके पीक से मिल जाए और इसका नीचे वाला पीक इसके नीचे वाले पीक से मिल जाए, तो अल्टरनेटिवली हमें एक तीसरे फॉर्म ऑफ वेवलेंथ की कुछ लाइट मिलेगी। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है, इतना आपको समझना है। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये समझा कि अच्छा ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग डाल रहे हैं तो ये ओवरटोन्स पैदा कर रहा है। मतलब क्या है कि इस ओवरटोन का अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे, जो अभी मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया ना, जिसका एक टॉप हाइट दूसरे टॉप हाइट से मिलता है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यही उल्टा कर देते कि मान लो कोई एक वेवलेंथ ऐसे चल रही है और दूसरी वेवलेंथ जो है वो कुछ उल्टी चल रही है, तो इसका ऊपर वाला जो पीक कर्व है वो इसके नीचे वाले पीक से मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे लाइट्स को मिलाएंगे तो बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जितने भी ऐसे ओवरटोन्स वाली वेवलेंथ थी ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर इन लोग का इंटरफेरेंस करा देते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसी लाइट्स के फॉर्म मिल सकते हैं जो कि एटोसेकेंड पल्सेस में काउंट होंगे, है ना। मतलब क्या है कि वही नोबल गैस से पास करा के कुछ ओवरटोन्स का ओवरलैप कराएंगे, जिससे कि ये लोग एटोसेकेंड वाले पल्सेस लाइट के डेवलप कर लेंगे। सिंपल है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि एटोसेकेंड पल्स जनरेट हो गया, ये बताएगा कौन, पता कैसे चलेगा? तो उतना कॉम्प्लेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक टेक्निक है जिसका नाम, फुल फॉर्म है इसका पूरा RABBIT, रैबिट टेक्नोलॉजी है पूरी। उसके तरीके से ये लोग कुछ करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस को कुछ देखते हैं ये लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे होता है ना, तो वैसा ही होता है कि एकदम किसी पार्टिकल पर बीम करते हैं, उससे कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस पर जाना नहीं है, तो बस ये लोग पता कर लेते हैं, इतना समझ लो आप। तो मोटा मोटा अब ये चीज़ समझ में आ गया ना, एटोसेकेंड क्या है, साइंटिस्ट ने क्या किया है। और इनफैक्ट आप देखो ना कि इसके लिए बहुत सारे नोबेल प्राइज़ पहले भी मिले हैं। आप यहाँ पर देखो 2018 में भी फेम्टो सेकंड के लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला था इन दो लोग को। ये एक मिनट, हाँ, ये गेरार्ड मुरो है और डोना स्ट्रिकलैंड है, इन लोग को मिला था फेम्टो सेकंड पर कुछ ऐसे ही चीज़ों पर ऑपरेट करने की। और इनफैक्ट 1998 में भी एक ऐसे ही सिमिलर प्रोजेक्ट पर ही या फिर सिमिलर प्रोसेस पर ही ऐसा फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था। और 2018 में ये तो फिजिक्स का ही नोबेल प्राइज़ था। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को मिक्स करके एटोसेकेंड पल्स जनरेट करना है, यही है आपका पूरा साइंस इसके पीछे का। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने इनकी बात की, NAL हुलियर की, ये फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाली ऐसी 5वीं महिला बन चुकी हैं। तो इसीलिए बाकी लोग का भी नाम एक बार अब ऐसे ही याद करके रखना कि मैरी क्यूरी सबको पता होता है। तो इसके अलावा एक मारिया गोपर्ट मेयर हैं, एक डोना स्ट्रिकलैंड है, इनको हमने पढ़ा था अभी, डोना स्ट्रिकलैंड को, कि इनको फेम्टो सेकंड के लिए मिला था, है ना। अब इनको मिला है किसके लिए? एटो सेकंड के लिए। तो इस तरीके से याद रखना कि ये पीको सेकंड है, ये मतलब फेम्टो सेकंड 10⁻⁻12 वाला हो गया, फेम्टो सेकंड हो गया 10⁻⁻15 का, एटो सेकंड हो गया 10⁻18 का। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एटो फिजिक्स, एटो साइंस, ये सभी चीज़ों को अब ये धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपसे अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बात बताओ, ये सब तो पढ़ लिया, अब ये
एटो सेकेंड साइंस है क्या चीज़, है ना? क्या आंसर दोगे आप लोग? मेरे हिसाब से आप लोग आंसर दे दोगे, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एटो सेकेंड फिजिक्स बोल सकते हैं, एटो फिजिक्स बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो एटो सेकेंड साइंस है, ये कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन में लाइट पल्सेस को प्रोड्यूस करता है और उससे हम लोग बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड का प्रोसेस जो भी होता है उसकी स्टडी करते हैं। उसी स्टडी को क्या बोलते हैं? एटो सेकेंड साइंस। क्लियर है अब ये बात? बहुत ईजी था, है ना? बढ़ते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। देखो ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किस बात पे दे दिया इन्होंने, इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी समझते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को एक ही जैसा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर इतना बड़ा गोल्ड है, इतना बड़ा सिल्वर है, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो अलग अलग मिलेगी 100%। हमको ये भी पता है कि अगर हम लोगों ने 100 ग्राम का गोल्ड ले लिया, आंखों में क्या गोल्ड चमकने लगे? 100 ग्राम का गोल्ड सुनते ही नहीं मिल जाएगा आप लोग को, जब आप लोग अच्छे रैंक लेके इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो 100 ग्राम के 200-250 ग्राम भी गोल्ड ले सकते हो आप लोग। फिलहाल सपना देखना बंद करो और वापस से आते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ में। मान लो कि एक जेब में 100 ग्राम का गोल्ड है और दूसरे जेब में 10 ग्राम का गोल्ड है ना? चलो स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हैं, 1 ग्राम का गोल्ड है ना? आपके पास 1 ग्राम का गोल्ड है और सामने वाले किसी के पास 100 ग्राम का गोल्ड है। तो आपको पता है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी, भले 1 ग्राम हो ये 100 ग्राम हो, प्रॉपर्टी तो सेम है ना? तो इसलिए लालच नहीं करना है, 1 ग्राम से भी खुश हो सकते हो क्योंकि दोनों गोल्ड की प्रॉपर्टी सेम है। ये भी बहुत जनरल सी बात है। लेकिन यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आया? इन्होंने बोला कि ये 1 ग्राम मत कंसीडर करो, थोड़ा और छोटा बनाओ। तो हमने कहा ठीक है, हम क्या करें, एक एटम ले लें। बोले नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का कुछ ऐसा पार्टिकल ले लेते हैं जो कि 1 ग्राम गोल्ड कितना बड़ा होगा, मान लो इतना बड़ा होता है। कितना बड़ा? इतना बड़ा होता है कुछ, अरे लिख लो भाई। हाँ, मान लो इस डॉट के बराबर 1 ग्राम का गोल्ड है ना? बोले इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, और छोटा करो इसको, इसको थोड़ा नैनो स्केल पे लेके जाओ। ठीक है, तो इसको हम लोग नैनो स्केल पर लेके गए। नैनो स्केल पर कितने एटम्स आ जाते होंगे? लगभग ऐसे ही आप बोल सकते हो 1000 एटम्स आ सकते हैं। मतलब तो क्वेश्चन होगा कि नैनो स्केल अगर हम लोग बना रहे हैं गोल्ड का तो उसमें कितने एटम्स आ जाएंगे? तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके मिलियन एटम्स तक भी आ सकते हैं। तो इतना अभी बड़ा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें हम देख सकते नहीं हैं कुछ भी, है ना? तो नैनो पार्टिकल्स जो थे इनको इन्होंने मिलियन एटम्स का गुच्छा बना दिया या 1000 एटम का गुच्छा बना दिया। और जब उसको स्टडी किया ना तो इन्होंने कहा अरे ये क्या, प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई। गोल्ड जिस हिसाब से सोने जैसा चमकीला वस्तु, हम लोग ये पूरा कहावत बोलते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ये तो सोना होते हुए भी नहीं चमक रहा है। ये जो प्रॉपर्टी सामने दिखी ना, आप लोग का दिमाग चकरा जाएगा ये देख के कि ये तीनों ही गोल्ड है अपने प्योर फॉर्म में। बस ये इस नैनो स्केल वाली यूनिट पर है, ये 100 नैनोमीटर के स्केल पर है, और ये ओरिजिनल जो गोल्ड हम लोग देखते हैं वो है। तो आप सोचो कि ये तीनों ही गोल्ड है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट का शुरुआत कैसे हुआ वो भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहे हैं। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं, डेविएंट बिहेवियर दिखा रहे हैं। और यही डेविएंट बिहेवियर की स्टडी करने के लिए लोग बिल्कुल लग गए, जुट गए उसमें। और धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि जब भी हम लोग ऐसे क्वांटम डॉट्स की स्टडी करेंगे, अब ये जो 100 एटम्स या मिलियन एटम्स का गुच्छा है नैनो स्केल यूनिट पर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम डॉट्स। ठीक है, क्वांटम डॉट्स क्या होता है? कुछ नहीं है, बस एटम्स का गुच्छा है जिसको कि नैनो स्केल पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं क्वांटम डॉट। और क्वांटम डॉट हर बार क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, मतलब डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो इसके लिए क्वांटम थ्योरी जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करती है। क्वांटम थ्योरी को अगर बहुत बढ़िया से आपको समझना है तो एक वीडियो मैंने अपडेट किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसमें क्वांटम थ्योरी को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है।
मतलब क्वांटम थ्योरी क्या कहता है ना कि हम लोग को एटॉमिक लेवल पर जाके बातचीत करनी है। आप लोग ने वो देखा है, मूवी देखी है एंटमैन एंड द वॉस्प, या फिर एंटमैन मूवी देखी होगी। एंटमैन में क्या होता है, वो क्वांटम रियल्म में चला जाता है, मतलब कि एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ क्वांटम लेवल पर हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मल फिजिक्स के लॉज नहीं अप्लाई होते हैं, कुछ और ही चलता है ना। तो ये एटम्स बिहेव कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ रोटेट कैसे करते हैं, रिवॉल्व कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को क्वांटम रिल्म के बारे में स्टडी करना पड़ता है। और इसीलिए क्वांटम डॉट्स वाला जो है ना, ये पूरा आपको ये स्टडी करके देता है कि कैसे ये लोग डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई नैनो स्केल साइज पर हम लोग बात करेंगे। तो इसीलिए जो इस बार का नोबल प्राइज़ है, वो नोबल प्राइज़ क्यों मिला है, वो नोबल प्राइज़ मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। अब समझ में आया, बड़ी चीज़ हो गई कि नहीं है, प्रॉपर्टी ही वेरिएशन में आ गई। लेकिन अब आपके मन में यह होगा कि एक्चुअल में ये पकड़ा कैसे इन्होंने। तो बहुत इजी तरीका है, आप लोगों ने अपने 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 लाइफ में भी देखा होगा, ग्लास के बहुत सुंदर सुंदर पीसेस देखते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे कलरफुल ग्लास बनते हैं। तो ऐसे ही हर कोई इंडस्ट्री में बना रहा था। तो एक दिन यहाँ पर जो एलेक्सेई आई एकिमोव हैं, ये 1980s की बात है, ये सब है ना। 1980s में ये एक्चुअल में यूएसएसआर में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब चूंकि यूएसएसआर में थे ये, तो इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो पूरा विश्वविख्यात नहीं हो पाया। उसकी जगह पर ये जो लुई ई ब्रूस हैं, इन्होंने भी एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या किया कि ग्लास के अंदर एक ना कैल्शियम सल्फाइड का परत लगा दिया, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ, कैडमियम सल्फाइड का, कैडमियम सल्फाइड का एक परत लगा दिया और फिर इसको पिघला दिया। पिघलाने के बाद भी इसको ज़बरदस्त तरीके से हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करते करते क्या हुआ, उन्होंने उसको तुरंत ही ठंडा कर दिया। तो ठंडा करने से हुआ क्या, ठंडा करने से इस ग्लास के अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे पीसेस ऑफ कैडमियम सल्फाइड जो थे वो ट्रैप हो गए, और इनमें से बहुत सारे जगहों पर इनका साइज़ डिफरेंट हो रहा था। तो जहाँ जहाँ पर भी ठंडा होने के बाद ये ग्लास में सेग्रीगेट होकर अलग अलग शेप और साइज़ में बने, तो इस साइज़ के हिसाब से इनके चारों तरफ के जो कलर थे ना, वो हल्के हल्के बदल गए। तो इनको लगा कि यार ये कैसा प्रॉपर्टी है, ये कैसे शो कर रहा है। देखो कोई भी एलिमेंट है, मान लो, है ना, कोई भी एलिमेंट अपना कलर कैसे शो करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ये मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, इसमें हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जब फोकस करते हैं तो ये कुछ एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ को एमिट करता है। तो जो एमिट करता है वही उसका कलर हो जाता है। ऐसे ही किसी का कलर डिफाइन होता है। यहाँ पर आपको ब्राउन दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो रेड दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपका सारे कलर्स इस पे पड़ रहे हैं और ये सब कुछ एब्जॉर्व करके बस रेड कलर का लाइट एमिट कर रहा है, और इसीलिए हमें ये इंक का कलर पेन का रेड दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग कलर दिखने लगे। तो इनके दिमाग में बत्ती जली कि यार ये, और सेम चीज़ इन्होंने भी, एलेक्सेई आई एकिमोव ने भी यही चीज़ किया था, बस उन्होंने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किया था, कैडमियम सल्फाइड नहीं लिया था। तो इनको ये समझ में आया कि अच्छा, जैसे ही नैनो पार्टिकल लेवल पर हम लोग इसको लेके जाते हैं तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करने लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ना एक अभी भी प्रॉब्लम थी कि यार ये क्वांटम डॉट्स बनाएं कैसे, मतलब इतना इजी नहीं है क्वांटम डॉट्स बनाने, तो गलती से बन गया है, तो बनाएं कैसे। और आपको पता है एक कहावत है कि साइंटिस्ट ना ये पूरी पिक्चर देखना नहीं चाहते हैं, साइंटिस्ट इस पिक्चर को देखने के बाद अगली उस मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखना चाहते हैं। मतलब क्या है कि हर किरदार को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट पता चल गया तो मज़ा आ गया, इनको चाहिए नहीं, अब हम चाहे जैसा क्वांटम डॉट बनाना चाहें वैसा बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए तो आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ जाएगा। इसीलिए सब लोगों ने स्टडी किया और फाइनली ये जो मोंगी जी बेवेंडी हैं, इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस इख्तियार किया, एक ऐसा प्रोसेस बना दिया जिसके थ्रू इन पार्टिकल्स को समझना बहुत ईजी, मतलब इन क्वांटम डॉट्स को बनाना बहुत ईजी हो गया, है ना। तो अब आप ये देख रहे हो, ये सारे एक ही एलिमेंट हैं, बस अब हमको जिस कलर का चाहिए वैसा कलर का हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब यूनिक चीज़ मिल गई ना अब हमें कि हम अपने इशारों पर चला रहे हैं। अब इसी के चलते आप लोग ये भी देखो कि डिज़ायर डिविएंट बिहेवियर के लिए हम लोग को कुछ मॉडर्न एप्लीएंसेस में देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये वाला देखना, ये ना एलईडी स्क्रीन है, या फिर जो मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हो, जो टीवी में आप देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, ये रेड ब्लू ग्रीन वाला आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा।
इसमें ये समझ में आया कि भाई जितना बड़ा पार्टिकल होगा ना वो रेड की तरफ चला जाएगा और जितना छोटा पार्टिकल होगा वो ब्लू की तरफ आ जाएगा। तो क्वांटम डॉट्स को चेंज करके अब आप लोगों ने एक पढ़ा होगा क्यू एलईडी आ गया है आज के टाइम पर। ये जो क्यू एलईडी है ना, ये यही क्वांटम एलईडी की बात चल रही है यहाँ पर। इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग डिज़ायर्ड कलर आउटपुट ले सकते हैं। तो सोचो कि अब ये रेड, ग्रीन, ब्लू ही नहीं, इनके बीच का भी कोई कलर लेना है तो अब हम अपने डिज़ायर के हिसाब से क्या डेविएंट बिहेवियर हमें चाहिए उस हिसाब से क्वांटम डॉट्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके कलर को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आखिरकार ये, मतलब चलो ठीक है समझ गए डेविएंट बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये डेविएंट बिहेवियर शो करता क्यों है? ऐसा क्या हो जाता है इसके साथ? कौन इसको इतना छेड़ देता है कि ये अपना नेचर ही बदल दे रहा है? तो क्या हो रहा है कि हम जो अपने वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, और एक तरफ है क्वांटम लेवल एक्सपीरियंस, ये दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्यों आते हैं? अब समझो इस चीज़ को कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी एटम को ले लेते हैं, एटम ना, एटम के अंदर में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मस्त एकदम नाच रहे हैं, मतलब इनको फ्रीडम है पूरा, इधर जाओ उधर घूमो उधर नाचो और फ्रीली एकदम बढ़िया से मज़े में घूम रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इनको क्वांटम डॉट के फॉर्म में बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इनको कंप्रेस कर रहे हैं कि इनको नैनो पार्टिकल्स के शेप में लेके आना ही आना है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सब कंप्रेस हो जाते हैं। तो जितने फ्रीडम से इलेक्ट्रॉन मस्ती से इधर उधर घूम रहा था ना अभी तक, वो डिफाइन हो जाता है, कंस्ट्रेन हो जाता है। और इसी कंस्ट्रेन होने की वजह से ये क्या करते हैं, डेविएंट बिहेवियर शो करते हैं। और इन सभी जगहों पर ऐसे ही कुछ क्वांटम थ्योरीज हैं जो कि बहुत ईजिली एप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करना चाह रहे थे, वो सारे इक्वेशंस इन नैनो पार्टिकल साइज्ड क्वांटम डॉट्स पर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं। तो फिर इन दोनों आर्टिकल्स के तहत ना हमने एटो सेकेंड भी बहुत अच्छे से समझ लिया है और क्वांटम डॉट भी समझ लिया है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों चीज़ अब परेशान नहीं करेंगे और इस बार का नोबेल प्राइज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपके दिमाग में। अगर इसी पीपीटी का सेम आप लोग पीडीएफ भी चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए, या फिर आप PW ओनली आईएएस ऑफिशियल ये लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से इसकी पीपीटीज और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे अच्छे रिक्विजिट मटेरियल्स हैं आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड, आप सब कुछ वहाँ पर ले सकते हैं। तो आज के डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।